जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी की क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024-25 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो तो आज के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और देखो, यहाँ पे जो भी मेरे साथ नए दोस्त जुड़े हैं, मैं आपको बता दूँ कि आपको करंट अफेयर के भी क्वेश्चन साथ में मिलेंगे, ठीक है ना। जीके जीएस और साथ में आपको करंट के भी क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ पे वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, तो 1 मिनट हम इन दोस्तों को देंगे। यहाँ पे देखो भैया, रोशन परमार सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगी इसकी? भैया पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, ये चिक्कू पूर्वा और यहाँ पे स्टडी सर्कल कह रहे हैं, हाय भैया मैं अजय, आपकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी, आरपीएफ कांस्टेबल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया अजय भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे अजीत भैया हैं और वर्मा जी हैं, और यहाँ पे वर्मा जी फिर से कमेंट कर रहे हैं, चौधरी हैं, और यहाँ पे ये रीना कुमारी कह रही हैं हाय सर, और यहाँ पे मीटू बाबर हैं और अंकित गुजर हैं भैया, और ये छोटे लाल दीपेंद्र और यहाँ पे चौधरी भैया हैं, और रणबीर यादव हैं, लोकेश भैया हैं, रामचंद्र हैं, शिवानी कासगंज हैं, सुमित भैया हैं, और अपना खंडवा चेतन भैया हैं, और यहाँ पे रोहित कुमार हैं, रुस्तम कुमार हैं, और ये सिया क्या है, शिया अंजलि चौधरी, ठीक है। और यहाँ पे अपना खंडवा और SK राहुल यादव हैं भैया, और निर्मल भैया हैं, और यहाँ पे योगेश भैया भी कर रहे हैं कमेंट को। और यहाँ पे ये हमारे नए दोस्त बुक्स है, वहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगी। ये कोई दीदी हैं, इनका नाम ये पढ़ने में मुझे समझ नहीं आ रहा है। और विदुर शुक्ला भैया, सर जी को सदर नमस्कार भाई विदुर शुक्ला, खुश रहो। और यहाँ पे अजीत भैया हैं। तो सभी का मैंने यहाँ पे जिन्होंने मुझे कल से आज तक कमेंट किए हैं, मैंने सभी का नाम ले लिया है। और चलते हैं दोस्त अपने क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला। और देखो, जो मैंने ये यहाँ पे देखो, पहले तो पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने इंग्लिश में टाइप किया था, क्या कोई एरर तो नहीं है ना? आप कमेंट बॉक्स में बताते नहीं हो तो मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो मेरी हल्की सी कमज़ोर है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं क्लास में। देखो यहाँ पे दिया है, कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विलिटज खिताब किसने जीता है? तो भैया बताओ, यहाँ पे जो टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विलिटज का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो भैया, ये आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है ना, आपके करंट अफेयर का है, ये 18 नवंबर का क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखना 18 नवंबर का। अब बताओ 18 नवंबर को किसने जीता है? तो यहाँ पे याद रखना मैग्नस कार्लसन, है ना, मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह यहाँ पे पूछा है, तो बताओ भैया यहाँ पे लेटा हुआ जो ग्रह है वो किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपने राइट आंसर कर दिया होगा, ऑप्शन सी अरुण ग्रह को, है ना, अरुण ग्रह को। ये पता है आपको 7वां ग्रह है, उसके बाद आपका वरुण आता है जो कि 8वां ग्रह है, और सबसे ठंडा ग्रह भी आपका वरुण है, अरुण नहीं। अरुण यहाँ पे लेटा हुआ ग्रह पूछा गया ना, तो अरुण है। और मैं आपको बता दूं, ये अपने अक्ष पर ना 82 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखना। और ये सूर्य की जो परिक्रमा है वो ये पश्चिम से पूर्व को करता है, क्या पश्चिम से पूर्व को करता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके चारों ओर 9 वलय हैं, क्या कितने? 9 वलय इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ये याद रखना। और इसमें जो मीथेन गैस होती है ना, मीथेन गैस, तो मीथेन गैस की भरमार है, ये भी आप याद रखना, मीथेन गैस। जो कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है, गाय की जुगाली करने से कौन सी गैस निकलती है, तो वो याद रखना भैया, वो मीथेन गैस होती है, ठीक है ना। और ये आपके अरुण ग्रह में भरमार है, तो ऐसे भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है, पर्यायद्वीपीय ब्रह्मांड निम्न में से किसे कहते हैं? पर्यायद्वीपीय ब्रह्मांड निम्न में से किसे कहते हैं? तो भाई यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा?
मैं उम्मीद करता हूँ आप जो सोच रहे होंगे आंसर तो वही है, और ऑप्शन बी यहाँ पे मंदाकिनी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर, है ना। ऑप्शन बी मंदाकिनी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसे आप गैलेक्सी भी तो बोलते हो ना, गैलेक्सी, तो गैलेक्सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आकाश गंगा भी तो हिंदी में क्या कहते हो, गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते हो, है ना। तो आप ऐसे याद रखना, किसे, आकाश गंगा। आकाश गंगा की जो आकृति है वो कैसी है, ये भी पूछ लिया जाता है कि आकाश गंगा की आकृति कैसी है, बताओ। तो कैसी आप बताओगे, तो याद रखना सर्पिलाकार है, कैसी, सर्पिलाकार। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्पिलाकार है, तो ये भी आप यहाँ पे का बनाया है, तो सर्पिलाकार है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, दीर्घ ज्वर की उत्पत्ति निम्न में से किस दिन होती है। क्या, दीर्घ ज्वर की जो उत्पत्ति है वो निम्न में से किस दिन होती है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ आप याद रखेंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या, मतलब कि ए और बी दोनों हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो एक चीज़ याद रखना, इसी दिन जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी होते हैं ना, वो तीनों एक सीध में होते हैं, ठीक है ना। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो एक सीध में होते हैं, ये भी आप याद रखना, जिस दिन दीर्घ ज्वर की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है, भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज कितनी है। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्या है। देखो ये आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं ये प्रश्न आपसे पूछा भी जाएगा, ठीक है ना। और ये मैंने अभी कल या परसों में दैनिक जागरण में भी देखा था, है ना। ये 16 नवंबर की बात है, हाँ ये 16 नवंबर की बात है। तो याद रखना भैया, इसकी जो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी जो रेंज है वो है 1500 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1500 किलोमीटर आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। दूसरी चीज़ यहाँ से और आपको ध्यान रखना है कि इसे किसने बनाया है, तो आप याद रखना DRDO ने बनाया है, DRDO ने बनाया है। और DRDO ने उड़ीसा के कहाँ से इसे लॉन्च किया है, उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहाँ से इसे लॉन्च किया है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कहाँ से किया गया, उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया। तो बिल्कुल दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट भी इसका ले लेना है, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। किसके द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ, देखो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो इनमें से हो जाएगा आपका भारतीय सेना। कुछ दोस्त तो भारतीय रेलवे को भी टिक कर रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ आपका जो ऑप्शन ए है ना, वो आपका भारतीय सेना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये कब चलाया गया था, 1984 में, लेह लद्दाख में। कहाँ पर, ये लद्दाख में चलाया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें ना भारतीय वायुसेना भी शामिल थी, ठीक है ना, भारतीय वायुसेना भी शामिल थी, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे मेघदूत ऑपरेशन में। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। भारत की पहली मोनो रेल कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, बताओ। भारत की पहली मोनो रेल कहाँ पर प्रारंभ हुई थी, तो आप इनमें से क्या बताएंगे, आपका सही जवाब क्या है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मुंबई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कब करी गई थी, तो याद रखना भैया 1 फरवरी 2014 को ये प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, 1 फरवरी 2014 को। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये जो प्रश्न है आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में किस देश के साथ लगती है। कहाँ पर, उत्तर में। देखो ये ऐसे होता है ना, ये आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर में किस देश के साथ लगती है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन का जो जवाब है बिल्कुल सही करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, चीन और नेपाल दोनों, है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीन और नेपाल दोनों के साथ में लगती है, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पे आपसे उत्तर पश्चिम पूछ लिया जाता कि उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है, तो लगती है अफगानिस्तान के साथ। देखो नोट कर लो ये, ठीक है ना,
उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। अगर यहाँ पे पश्चिम में पूछा जाता तो आप क्या बताते? तो आपको बताना था पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है ना। ये यहाँ पे पश्चिम में पाकिस्तान के साथ लगती है। और पूर्व में अगर पूछा जाएगा, ठीक है ना, पूर्व में पूछा जाएगा तो याद रखना भैया बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है ना, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ये पूर्व में लगती है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखो पेन नहीं है इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट करते हुए चलो। इसीलिए आज मैं थोड़ा स्लो क्लास को कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज जो क्वेश्चन है ना वो आपके लिए नोट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे दिया है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया था। तो यहाँ पे अब 1922 में तो पता है भैया, लेकिन डेट नहीं पता है ना। और पेपर में जब पूछ दिया जाएगा तो हम यही सोचेंगे कि भाई 1922 में से दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा, लेकिन कौन सा होगा? तो याद रखना भैया ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया था। और ये चलाया कब गया था? तो याद रखना भैया ये प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। देखो इसे नोट कर लो। और इसे रोका कब गया, स्थगित कब कर दिया गया था? तो 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि जो चौरी चौरा घटना हुई थी उस वजह से इसे गांधी जी ने कर दिया था। वो कब हुई थी? तो वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। हाँ, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी जो एक्शन हुआ था उस वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था। तो इसका आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है भारत ने जूनियर वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं? वही यहाँ पे बताओ, वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप 2024 में कितने पदक जीते हैं किसने? भारत ने। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? मैं उम्मीद कर रहा हूँ, देखो ये आपका ना 2024 करंट से संबंधित प्रश्न है, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे एक चीज़ आप बहुत अच्छे से नोट कर लो, समझ लो कि भैया 7 मेडल टोटल जीते थे। 7 में जो गोल्ड मेडल हमारे स्वर्ण पदक थे वो थे 2, है ना, 2 आपके स्वर्ण पदक थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ में जो एक था वो आपका रजत था, ठीक है ना, एक आपका रजत था। और बाद बाकी देखो कितने 3 हो गए यहाँ पे, 3 4 7, मतलब कि 4 आपके कांस्य हो जाएंगे, ठीक है ना, 4 आपके कांस्य हो जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 2 आपके स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य, टोटल 7 पदक भारत ने जीते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले देखो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता रहता हूँ, है ना। तो मैं आज एक लाइन आपसे कहूँगा कि दोस्त पिता की आंखों को कभी पढ़कर तो देखो, पिता की आंखों को कभी पढ़कर तो देखो। संघर्षों की कहानियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी उनसे पूछो बैठ के कि आप हमसे क्या चाहते हैं, तो वो यही कहेंगे कि बेटा हम सिर्फ आपसे आपकी सफलता चाहते हैं और कुछ नहीं, है ना। क्योंकि वो यही चाहते हैं कि वो अपने जीवित अपने बच्चों को सफल होते हुए देख पाएँ, है ना। तो इसीलिए यार थोड़ी सी मेहनत करनी है बाबू, थोड़ी सी, उसके बाद आप जो चाहो वो कर सकते हो। क्योंकि सफल होने के बाद ना कोई नहीं कहेगा कि ये आपने गलत किया या अच्छा किया, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर मेहनत करेंगे और ज़रूर इस बार सफलता आपको मिलेगी, है ना। और यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि महात्मा गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? बताओ, महात्मा गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन जो है वो कौन सा था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे दोस्त? तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने बिल्कुल राइट आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। कौन सा था? ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन था, ठीक है ना। ये अभी मैंने बताया था आपको 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में से स्थगित कर दिया गया था, है ना। अगर आपने यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह को टिक किया है तो याद रखना ये प्रथम किसान आंदोलन था। कौन सा था? प्रथम किसान आंदोलन था। अगर पूछा जाएगा प्रथम किसान आंदोलन तो चंपारण सत्याग्रह, और अगर जन आंदोलन पूछा जाएगा तो असहयोग आंदोलन, और अगर भूख हड़ताल पूछी जाएगी तो कौन सी थी? अहमदाबाद मील, है ना, अहमदाबाद मील जो भूख हड़ताल हुई थी, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और यहाँ पे जितना भी मैंने बताया है आप नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? बताओ, भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? तो ये इसका आंसर तो बहुत ईजी है कि दोस्त उत्तर प्रदेश है ना। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम जिलों की बात करें कि कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप तुरंत बताएंगे भैया 75, मतलब कि 75 जिले हैं। कितने? 75 जिले हैं। देखो नोट कर लो। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के बताओ, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? मध्य प्रदेश में तो याद रखना भैया 55 हैं। कितने?
55 ज़िले हैं। अगर यहाँ पे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं, तो याद रखना भैया 13 ज़िले हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में कितने ज़िले हैं, तो याद रखना भैया 36 ज़िले हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि उड़ीसा में कितने ज़िले हैं, बताओ उड़ीसा राज्य में कितने ज़िले हैं, तो आप क्या बताएंगे, तो उड़ीसा में आप याद रखना 30 ज़िले हैं। कितने, 30 ज़िले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कितने, बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं, तो आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना बिहार में 38 ज़िले हैं। तो सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, उत्तर प्रदेश के पास 75 ज़िले हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे और स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये नोट कर लेना। और दोस्त इसके साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ दिया है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, बताओ अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त याद रखना, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गागरिन। कौन था, यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन, ऑप्शन ए यूरी गागरिन आप याद रखेंगे। ये पता कौन से देश, कहाँ से थे, सोवियत संघ से थे। कहाँ से, सोवियत संघ से थे, ये भी आप याद रखना। और ये 1961 में गए थे, कब, 1961 में गए थे। और अगर यहाँ पे आपसे प्रथम महिला पूछ ली जाती तो आप क्या बताते, बताओ। चलो एक प्रश्न में ऑप्शन आपके लिए यही रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, बी और सी आपके लिए। बताओ इनमें से कौन सी प्रथम महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना यहाँ पे वैलेंटीना टेरेस्कोवा, ठीक है ना, वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ये भी सोवियत संघ से थी और ये पता कब गई थी, ये 1963 में गई थी, ठीक है ना, ये भी याद रखना। और देखो पहली भारतीय मूल की जो महिला थी वो कल्पना चावला थी। ये अंतरिक्ष में कब गई थी, आज आपके लिए ये एक HW रहेगा, क्योंकि जो लास्ट में मैं HW का क्वेश्चन देता हूँ ना, मुझे पता है उसका आंसर ना बहुत कम दोस्त करते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है चंद्रयान 2 असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से डॉट डॉट पहले ही संपर्क टूट गया था। कितना, 500 मीटर, 1.5 किलोमीटर या 2.1 किलोमीटर। तो कितने पहले चंद्रयान 2 जो है उसका संपर्क हम लोगों से टूट गया, मतलब हमारे पृथ्वी से संपर्क टूट गया था। तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया यहाँ पे सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी होगा, 2.1 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.1 किलोमीटर। ये कब भेजा गया था, तो वो भी याद रखना भैया, ये 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था, है ना। 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए आज के प्रश्न। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो हाल ही में है ना, तो ये आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन होगा, है ना, 2024 के करंट या 23 के करंट से संबंधित प्रश्न होगा। तो यहाँ दिया है, हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया है। बताओ हाल ही में किस संस्थान ने पुलिस के लिए साइबर कमांडो प्रशिक्षण शुरू किया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है आपने कर दिया होगा, ऑप्शन सी IIT मद्रास। IIT मद्रास ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो इसको भी आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से नौसादर का रासायनिक नाम क्या है। बताओ नौसादर का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है, इनमें से नौसादर का रासायनिक नाम क्या है दोस्त। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना टाइम नहीं लगाओगे आप लोग, अभी तक इसका आंसर कर दिया होगा, अमोनियम क्लोराइड, है ना, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र क्या है, NH4Cl, है ना, NH4Cl। और देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भाई जो आपके किचन सोडा होता है या खाने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम है। नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो कई बार हम लोगों ने करा है कि जो भैया हमारी हास्य गैस होती है उसका नाम है ना, हास्य गैस का रासायनिक नाम ये पूछ लिया जाता है। याद रखना दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो 17वां क्वेश्चन है, 1 मिनट के लिए रुकूंगा और मैं यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी जवान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। जो भी दोस्त मेरी आवाज़ को इस टाइम सुन रहे हैं उन सभी को इस बार 100% सफलता मिल जाएगी, 100% आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और जो भी मेरे नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार आप सभी क्लास को लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। और अगर थोड़ी सी भैया की हेल्प करना चाहते हो तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टाग्राम ग्रुप हो, कहीं भी आप क्लास को शेयर जरूर कर देना, चैनल को शेयर कर देना, ठीक है ना दोस्त। और आप लोग बहुत सहयोग करते हैं, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबके लिए मैं एक लाइन कहूँगा कि सबको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कीजिए दोस्त,
सच बता रहा हूँ मैं, सबको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कीजिए, मोहब्बत छोड़िए जनाब, मेहनत का नशा कीजिए, ठीक है ना। तो मेहनत का नशा करना है दोस्त, और प्यार मोहब्बत के लिए बहुत समय है, सफलता के बाद भी कर लिया जाएगा, लेकिन सफल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे दिया गया है विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है, बताओ विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है, या फिर विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। बात एक ही है, बताओ विटामिन एच या विटामिन B7, ठीक है ना। तो विटामिन एच का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा गया है और हम लोग वही टिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बिल्कुल राइट आंसर है वो हो जाएगा वायोटीन। क्या हो जाएगा, वायोटीन। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और रेटिनॉल जो है ये सभी को पता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और जो थायमीन है ये कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम है, बताओ थायमीन। तो याद रखना भैया, थायमीन जो है वो विटामिन B1 का थायमीन रासायनिक नाम है। कैलेक्सीफेरोल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है, कैलेक्सीफेरोल, है ना। और एस्कॉर्बिक अम्ल वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इस तरीके से सभी विटामिन के रासायनिक नाम आपको याद रखने हैं दोस्त, क्योंकि एक ना एक आपसे विटामिन से प्रश्न पूछा जरूर जाएगा। और देखो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, बताओ निम्नलिखित में से कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। तो कोशिका विज्ञान के यहाँ पे जनक पूछे गए हैं ना, तो बिल्कुल इजी तरीके से आप बता देंगे, रॉबर्ट हुक है। कौन है, रॉबर्ट हुक। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने पता है कब इसकी खोज की थी, तो खोज भी याद रखना इन्होंने 1665 में करी थी। कब करी थी, 1665 में करी थी। और जीव विज्ञान के जो पिता हैं या जनक हैं वो याद रखना अरस्तु हैं। कौन, अरस्तु हैं जीव विज्ञान के, ठीक है ना। और थियोफ्रैक्टस जो है ये किसके जनक हैं, बताओ। ये याद रखना थियोफ्रैक्टस जो हैं ये वनस्पति विज्ञान के हैं। किसके, वनस्पति विज्ञान के हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके के हम लोग रोज़ करते रहते हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सभी को नोट कर लोगे ना तो फिर बहुत ईजी लगने लग जाएंगे आपको प्रश्न। देखो हाँ दिया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, बताओ मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। ये प्रश्न हम लोग बहुत पहले भी कर चुके हैं एक बार, और आज एक बार फिर से इसे कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो पैरोडिक ग्रंथि हो जाएगा, है ना। पैरोडिक ग्रंथि, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने इसे भी नोट कर लिया होगा, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। तो क्या दिया है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। ये हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। देखो ये हाल ही की बात है ना, करंट की बात है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। ये शायद परसों की बात है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा नाइजीरिया। क्या हो जाएगा, नाइजीरिया। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखो यहाँ पे मैं एक बार बताऊंगा आपको पीडीएफ के लिए, जो मेरे बहुत से दोस्त परेशान रहते हैं पीडीएफ के लिए। देखो कल की क्लास का पीडीएफ तो मैंने आपको नहीं दे पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज की क्लास का पीडीएफ आपको 100% मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है, और कैसे करना है आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, या किसी ने बोला हो तो चेक कर लेना, मैंने लिंक शेयर कर दिया होगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट चैनल को खोलेंगे, वहाँ पे आपको लिंक लगा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पीडीएफ ले लेनी है, कोई भी चार्ज नहीं, ज्वाइन करने का भी चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री सेवा है। और देखो यहाँ पे दिया है निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बताओ निमोनिया रोग जो है वो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपने राइट आंसर ऑप्शन सी फेफड़ों को लगा दिया होगा। निमोनिया रोग जो है वो मानव शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करता है ना। संपूर्ण शरीर को भाई वो हो जाता है क्या, स्वाइन फ्लू, है ना। स्वाइन फ्लू अगर हो जाता है तो वो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और देखो श्वसन तंत्र को काली खांसी, ठीक है ना, काली खांसी याद है ना, तो काली खांसी जो है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। तो ये भी आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना, और जब पीडीएफ मिले तो अपना टेस्ट दे देना, है ना। और यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। देखो युद्ध वगैरह ना एक पूछा जाएगा आपसे। अब यहाँ पे बताओ तालीकोटा का जो युद्ध है वो कब हुआ था। तो आपने बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं आप,
और मुझे उम्मीद था कि आप 1565 ही बताएंगे, है ना। ऑप्शन सी आप यहाँ पे टिक करेंगे और आपका सही जवाब हो भी जाएगा। देखो 1526 में याद रखना पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, है ना, और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। 1539 में बताओ कौन सा युद्ध हुआ था? 1539 में तो याद रखना भैया चौसा का युद्ध हुआ था, है ना। और 1540 में जिसे बोलते हो आप विलग्राम या कन्नौज का युद्ध, है ना, तो ये भी आप याद रखना। और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, है ना, तो ये भी आपको याद में रखना है दोस्त। और मैंने एक बार आपको पूरा पानीपत, खानवा, घग्गर और चंदेरी ये सारे युद्ध बताए थे, 1526, 27, 28, 29, जो कि बाबर के द्वारा लड़े हुए थे, है ना, तो वो भी मैंने आपको पूरा ट्रिक के साथ में बताया था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्रीवियस क्लासों को चेक कर लेना, आपको जितने भी मैंने बताए थे सब युद्ध पूरा सीरीज में ट्रिक वाइज मिल जाएंगे। और देखो यहाँ दिया है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताओ। ये देखो, ये आपको पता होना चाहिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप बिल्कुल राइट आंसर कर रहे होंगे। ऑप्शन ए, है ना, त्वचा। कौन सा? त्वचा। कुछ दोस्तों ने यकृत को भी टिक किया होगा। यकृत जो है ये याद रखना, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है ना, तो ये आप याद रखना। पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी क्या है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या? सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी, जिसे आप वो भी बोलते हो, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हो। क्या? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है निम्न में से बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, बताओ। बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? मैंने एक दिन आपको शुरुआत भी बताई थी, और मैंने ये भी बताया था कि भैया बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है ना, कृषि के क्षेत्र में। अब इसके यहाँ पे आपसे शुरुआत पूछ ली गई है, तो आप क्या बताओगे? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर 1972, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1972 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 1969 में एक याद रखना, उसकी बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, है ना। बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1969 में हुई थी, और 1954 में भारत रत्न की हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। भारत रत्न 1954, बुकर पुरस्कार 1969 और बोरलाग पुरस्कार 1972। तो बिल्कुल आप यहाँ पे सभी का स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट कर लेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो कहा दिया है किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? ये देखो आपकी करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, करंट का प्रश्न है। इसमें याद रखना भैया, ओडिशा के पता कितने गाँव को दी गई है? ओडिशा के 24 गाँव को मान्यता दी गई है ना, सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है 24 गाँव को ओडिशा के। तो 24 गाँव आप याद रखेंगे और स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। हो सकता है ये प्रश्न, मुझे लगता है कि उम्मीद है इसका पेपर में पूछे जाने की, करंट से संबंधित है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। तो कहा दिया है विश्व में सबसे अधिक सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक सीमा रेखा वाला जो देश है वो कौन सा है? तो भैया वो आपको याद रखना है, वो देश है कौन सा? चीन। कितने देशों के साथ में इसकी सीमा रेखा लगती है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? एक मिनट, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सही से कर देता हूँ। चीन है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इसकी याद रखना 14 देशों के साथ में सीमा रेखा लगती है। कितना? 14 देशों के साथ में सीमा रेखा लगती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कनाडा जो है ना, ये सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश है। अगर सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश पूछा जाएगा तो वो कनाडा है। सबसे ज़्यादा लगती है वो आपका चीन हो जाएगा, ठीक है ना। और भारत की 7 देशों के साथ में सीमा रेखा लगती है। कितने? 7 देशों के साथ में, तो ये भी याद रखना। और सबसे छोटी सीमा रेखा वाला देश पता है आपको? नहीं पता है तो याद कर लो, जिब्राल्ट है। कौन सा? जिब्राल्ट। यहाँ पे वा रा आदा ला टर, जिब्राल्टर, ठीक है ना। जिब्राल्टर आपका क्या हो जाएगा? याद रखना, सबसे छोटी सीमा रेखा वाला ये देश है। तो ये भी आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। और चलते हैं यहाँ पे, प्रश्न का जवाब चीन हो जाएगा। और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताओ, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। कुछ दोस्त मेरे ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो ऑप्शन
बी के भी साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप कौन सा आंसर राइट कर रहे हैं, तो आप मैच कर लीजिएगा। हांगो नदी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और कोसी नदी जो है ये हमारे बिहार की शोक है ना। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। दामोदर नदी को बताओ कहाँ का शोक कहते हैं, तो याद रखना बंगाल का शोक। कहाँ का, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो वो कहते हैं दामोदर नदी को। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं आपको बता दूं, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए यार, क्लास को ना अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, मैं आपसे ये हेल्प के लिए कह रहा हूँ। और यहाँ पे देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, बताओ। निम्नलिखित में से इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो पहले तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र भी है। ये जो जमशेदपुर में है, ये भारत का पहला, ठीक है ना, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र भी है, ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो ऑप्शन में ये हुगली दे रखा था ना, हुगली में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, कितना, 1507 मीटर का, ठीक है ना। ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है, हुगली में। तो ये भी आप याद रखना, पहले गोरखपुर में था ना, अब हुगली में हो गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है जीएसटी संख्या में कितने डिजिट होते हैं, बताओ। जीएसटी संख्या में कितने डिजिट होते हैं। जीएसटी से मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए कि जीएसटी सबसे पहले किस देश ने लागू की थी, वो थी फ्रांस, है ना। कौन सा देश था, फ्रांस था। 1954 में कर दिया था इसने, है ना। अब यहाँ पे हमारे जो देश में जीएसटी की संख्या है वो 15 अंकों की होती है। कितने, 15 अंकों की। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी दे रखा है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो एक चीज़ याद रखना, जीएसटी जो है वो कितने कितने प्रतिशत, उसकी जो दरें हैं वो क्या हैं, बताओ। जो दरें हैं वो क्या हैं, तो याद रखना, एक तो 5% होती है, दूसरी आपकी 12% होती है, तीसरी आपकी 18, देखो मैं यहाँ पे 15 बताने वाला था, माफ़ी चाहता हूँ, 18% होती है, और चौथी जो है वो 28% होती है, ठीक है ना। 4 दरें हैं, चारों याद रखना। पूर्ण जीएसटी देखो, एक होती है स्टेट जीएसटी, है ना, जीएसटी के आगे एस लिखा होगा, एस जीएसटी। एक होता है सेंट्रल सी जीएसटी, और पूर्ण जीएसटी जो होती है वो होती है IGST, है ना। और इसी के आगे आपके 15 अंकों का नंबर लिखा होता है। ये होती है जीएसटी संख्या आपकी। और जीएसटी चोरी करने वालों पे आपको मैं बताऊं 5 वर्षों का कारावास का प्रावधान भी है, ठीक है ना। और 101वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा भी गया था, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था। और बिल्कुल दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है। तो बताओ हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है, वो कौन सा देश है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पे UAE, ऑप्शन सी UAE आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न समझ आ रहे होंगे। और कभी कभी क्या होता है ना, मैं आपको बताऊँ, जब मैं पढ़ाई करता हूँ ना, तैयारी कर रहा हूँ मैं भी दोस्त, तो मेरा भी कभी कभी मन ना विचलित हो जाता है कि यार पता नहीं होगा सिलेक्शन की नहीं होगा, और नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, है ना। तो मुझे उस टाइम ना एक लाइन याद आती है कि धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने आज मेहनत की है ना। बस थोड़ी सी धैर्य की ज़रूरत है। और एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, पहले तो प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा नीति आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था, तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे सही जवाब आपका 1 जनवरी 2015 हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग कर दिया है। तो नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भी बोलते हैं। इसका हिंदी में जो पूरा फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, है ना। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और बिल्कुल दोस्त चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। और मैं आपको पता क्या बताने वाला था कि दोस्त 1 मिनट मैं आपका लूँगा आज, ठीक है ना। मैं फालतू क्लास में बात नहीं करता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन आज 1 मिनट लूँगा और सिर्फ इतना कहूँगा कि दोस्त सबसे महंगी चीज़ अगर कोई दुनिया में है वो है सपना देखना। क्या है, सपना देखना। और पता है क्यों, क्योंकि
सपने देखने के लिए हौसलों की ज़रूरत नहीं होती है, सपने देखने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल मान लो एथलीट में गोल्ड मेडल लाना है, तो आप क्या करोगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल की मेहनत करोगे। अगर आपको स्टेट लेवल से मेडल लाना है, तो आप क्या करोगे? स्टेट लेवल की मेहनत करोगे। अगर आप सोच लो आपको नेशनल लेवल से मेडल लाना है, तो आप नेशनल लेवल की मेहनत करोगे। और अगर यहीं पे सोचो आपको ओलंपिक से भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना है, तो आप क्या करोगे? तो आप इंटरनेशनल लेवल की मेहनत करोगे, है ना? इंटरनेशनल लेवल की मेहनत करोगे ना मेरे भाई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो आपने सपना देखा है ना, जो आपने सपना देखा है उसके लिए मेहनत लगती है। और अगर आपको मेहनत करने का आपके अंदर जज्बा है, अगर आप कर सकते हैं, तो सपना आपका साकार होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है ना? और देखो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो दोस्त, एक चीज़ मैं बताऊँ, पहले तो प्रश्न का जवाब करेंगे। यहाँ पे प्रश्न का जवाब जो है वो हो जाएगा 1991 से 1992, है ना? 1991 से 1992, यहाँ पे देखो 92 छुप रहा था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस पुरस्कार में आपको पता है जो खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें मिलता है ये पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसमें पता कितनी उन्हें राशि मिलती है, तो वो भी याद रखना, पूछ लिया जाता है पेपर में। 25 लाख रुपए की। कितनी? 25 लाख रुपए की। प्रथम व्यक्ति कौन है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? तो वो थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना भैया, शतरंज से। किससे? शतरंज से। ये भी आप याद रखना। अब देखो यहाँ पे बताने वाला मैं ये था कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ, निम्नलिखित में से इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। 7 सितंबर 1923 को। कब हुई थी? 7 सितंबर, लिख देता हूँ, 7 सितंबर 1923 को हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय जो है वो लियांस में है, मतलब कि फ्रांस में, है ना? कहाँ पर? फ्रांस में। फ्रांस के लियांस में, लियांस है शायद जगह का नाम, वहाँ पे है। ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका क्या करोगे? स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है। बताओ, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है, तो वो कौन सी शाखा है मेरे भाई? तो याद रखना यहाँ पे आप आंसर करेंगे ए और बी दोनों। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था परिस्थितिकी, है ना? ऑप्शन ए बताने वाला था, लेकिन जो इकोलॉजी है ना, ये अंग्रेजी में बोलते हैं। अंग्रेजी में इकोलॉजी और हिंदी में परिस्थितिकी, है ना? परिस्थितिकी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे सही जवाब हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। और ख़ास तौर पे जो एसआई की तैयारी कर रहे हो भैया, वो लोग जरूर इस प्रश्न को देख लेना। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्त? तो याद रखना, देखो कुछ दोस्तों ने आंसर भी कर दिया होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन सी जो है सोवियत संघ, ऑप्शन सी सोवियत संघ यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना? और ये कहाँ पर? भिलाई मतलब छत्तीसगढ़ में किया गया था। तो छत्तीसगढ़ भी आप याद रखना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, इसे कब किया गया था? तो वो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1955 में किया गया था। 1955 का मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया होगा, है ना? क्योंकि 51 से 56 तक थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सोवियत संघ के सहयोग से एक और किया गया था जिसका नाम था बोकारो स्टील, है ना? बोकारो स्टील, ये भी किया गया था। तो बोकारो स्टील को भी आप याद रखेंगे। ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था झारखंड में। कहाँ पर दोस्त? झारखंड में किया गया था। और ये कब किया गया था? तो याद रखना 1964 में किया गया था। 1964 में किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और याद रखना, जर्मनी के भी सहयोग से किया गया था। किसके? जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से राउल केला किया गया था। कौन सा? राउल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राउल केला जो है वो किया गया था। और ये कब किया गया था? तो याद रखना
1959 में, हाँ ठीक है, 1959 मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया था। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने जो भी आपको बताए हैं स्टील प्लांट आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो क्या दिया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखो भाई, ये आपके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है ना, कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आप राइट आंसर इसका करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ना, वो आपने कर दिया होगा अरविंद सिंह साहानी जी। क्या कर दिया होगा, ऑप्शन बी अरविंद सिंह साहानी जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो कहाँ दिया है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतराल होता है। देखो ये प्रश्न है और ये मुझे लग रहा है कि कुछ दोस्त पहली बार देख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे। देखो दोनों के बीच में 135 वर्ष का अंतराल है। कितना, 135 वर्ष का अंतराल है। 135 वर्ष जो विक्रम संवत है वो आगे है, ठीक है ना। अंग्रेजी कैलेंडर से पता कितना आगे है, 57 वर्ष आगे है। कौन, विक्रम संवत, ठीक है ना। कितना आगे है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, अंग्रेजी कैलेंडर से विक्रम संवत जो है वो 57 वर्ष आगे है और शक संवत जो है वो अंग्रेजी कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, अंग्रेजी कैलेंडर से जो आपका शक संवत है वो, सॉरी विक्रम संवत है वो 57 वर्ष आगे है और जो शक संवत है वो 78 वर्ष पीछे है। तो ये आपको ध्यान रखोगे और यहाँ पे बिल्कुल जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 135 वर्ष, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रश्न देखो मज़ा आया होगा देख के। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताओ, रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर तो कोई गलत नहीं करेगा, है ना। तो भैया आपने आंसर कर दिया ना, मैं बताऊँ इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अब कुछ दोस्तों ने ऑप्शन ए को भी किया होगा, बी को, फिर कहेंगे ओ तरीके चालान कट गया, क्योंकि भैया ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का वो जिला है सोनभद्र। कौन सा, सोनभद्र, है ना, सोनभद्र। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्त, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। बताओ, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने कराया था। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है आपने कर दिया होगा, ऑप्शन सी शाहजहां ने कराया था। किसने कराया था, शाहजहां। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसने पता कब कराया था, 1644 से स्टार्ट किया था और इसका काम जो है वो 1656 तक पूरा हो गया था। कब, 1644 से स्टार्ट किया था, 1656 तक पूरा हो गया था। इसे एक नाम से और जानते हैं, बोलते हैं मस्जिद ए जहानुमा। कौन सा, मस्जिद ए जहानुमा के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है ना। और देखो शाहजहां ने जो दिल्ली में लाल किला है वो भी बनवाया था, है ना। और देखो आगरा का जो लाल किला है, आगरा में भी लाल किला है, वो अकबर ने बनवाया था। किसने, अकबर ने बनवाया था। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अकबर की जो समाधि है वो कहाँ पर है, मकबरा, मतलब मकबरा जो है वो कहाँ पर है। तो सिकंदरा में पड़ता है, आगरा के पास। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। चलिए यहाँ पे इसका सही आंसर करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती जी को टिक कर दिया होगा, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे अपना राइट आंसर कर दिया होगा। और इनका जन्म बताओ कब हुआ था और कहाँ हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो वो हुआ था 12 फरवरी 1824। 12 फरवरी 1824 को हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था दोस्त, ये गुजरात में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। 12 फरवरी 1824 गुजरात में हुआ था। तो ये आप नोट कर लो, आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्त। मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। इसका जो भी आंसर करेगा ना, मैं समझ जाऊंगा कि उसने कल की क्लास को भी देखा है और इस क्लास को भी पूरा देखा है। और कल की जो क्लास होगी उसमें उसका नाम 100% सबसे पहले लिया जाएगा, ठीक है ना दोस्त। मैं बताऊंगा कि भैया इन्होंने कल आंसर किया है जो कल प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। और देखो 41वां क्वेश्चन आ गया है,
और यहाँ पे देखो 12वां क्वेश्चन है हमारा, वो सॉरी 42वां है, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है। ये तो मैंने आपको पहले भी करवाया है। और इसके साथ में ना मैं तब तक एक लाइन सुना देता हूँ आपको, एकदम गर्मा गर्म नई लाइन मैंने लिख के लाया हूँ कि सब्र रख मेरे भाई मेहनत अभी जारी है। ये मैंने लिखी है नई लाइन कि सब्र रख मेरे भाई मेहनत अभी जारी है। आज जो वर्दी सपने में है, आज जो वर्दी सपने में है, कल वो अपने कहाँ होगी, कंधों पे होगी। ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त याद रखना, कंधों पे स्टार लगेंगे और वर्दी भी पहनोगे। आज अगर सपने में है तो कल हकीकत में होगी। उसके लिए क्या करना है, मेहनत करनी है। मैंने बताया ना सबसे बड़ा काम सपना देखना है, क्योंकि सपने के लिए ना मेहनत लगती है। अगर आपने सोचा लैम्बोर्गिनी लेनी है तभी तो ले पाओगे, जब सोचा ही नहीं, सपना ही नहीं देखा लैम्बोर्गिनी के लिए, मेहनत ही नहीं करी, तो कहाँ से ले पाओगे, है ना। तो बिल्कुल दोस्त मुझे उम्मीद है आप जरूर सफल होंगे। और यहाँ पे सही जवाब हमारा भारत ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये पता है भारतीय नौसेना ने किया है ना। यहाँ पे देखो भारत हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और भारतीय नौसेना ने इसकी मेज़बानी की, आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। बताओ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, फटाफट इसका आंसर कर दो यार। अब थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, यहाँ पे सही जवाब हमारा 1986 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त आपने राइट आंसर कर दिया होगा और नोट कर लो। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। बताओ श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे। तो बिल्कुल दोस्त यहाँ पे याद रखो, आपका सही जवाब जो है वो दिल्ली, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, नई दिल्ली या दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैं आपको बताऊं, अभी मैं ना एक हफ्ते के लिए थोड़ा वृंदावन गया था बाबा के दर्शन करने, और दोस्त मेरा था वहाँ पे, तो मैं घूमने गया था। अभी मैं ना गांव आया था 2 दिन पहले, तो मुझे ना गांव के लोग मिले भाई, मिलना स्टार्ट हुए। अरे हमें तो लगा कि तुम नौकरी करने चले गए, तुम्हारी नौकरी लग गई। कोई कह रहा, दूसरा मिला भाई। मैंने कहा भैया नौकरी वोकरी नहीं लग गई, बस घूमने गया था। दूसरा मिला, अरे फौजी भाई, फौजी पेंशन पे आ गए, अब तो लग रहा पेंशन पे आ गए, बहुत जल्दी पेंशन ले आए भाई, ये वो। अरे पता है ये लोग ना मजाक उड़ाने वाले होते हैं। मुझे बहुत गंदा फील हुआ, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कि दोस्त अब मैं क्या बताऊं कि मैं पेंशन पे आया हूं या सर्विस चल रही है या फौजी बना या नहीं बना, कोई बात नहीं है, तुम्हारा समय है, मजाक कर लो। जब हमारा समय आएगा ना, लाइन में खड़े होगे तुम हमसे मिलने के लिए। और बिल्कुल ये सत्य है, ये मेरा एटीट्यूड है। और हमेशा देखो एक चीज़ याद रखना, सब पक्षियों से ना बाज जो होता है, ईगल जो बाज होता है ना, सबसे अलग होता है। क्यों, जब बारिश होती है ना, सारी चिड़िया विड़िया अपने लिए घर ढूंढती हैं, बाज बादलों को चीरता हुआ जाता है और आसमान में खोले पर लेके उड़ता है जब बारिश हो रही होती है। ये क्या है, ये उसे सबसे अलग बनाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है ना वो सबसे हटके है। इसीलिए कहता हूँ कि भीड़ से अलग चलो। वो लोग मेरी मजाक बना रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं दोस्त। 4 दिन बाद मैंने एक को तो ये बोल दिया कि भैया मैं घर पे आया था थोड़ी पार्किंग की व्यवस्था करने। कह रहा कैसी पार्किंग। मैंने कहा कार ला रहा हूँ ना फॉर्चूनर, वो खड़ी करने के लिए जगह बनाने आया था। कहा अच्छा बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगी। मैंने कहा बस देखते जाओ। ऐसे ऐसे लोगों को जवाब फिर दिया जाता है। और देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, माफ़ी चाहता हूँ कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ, क्योंकि मेरी सुनने वाला कोई है ही नहीं सिवाय आप लोगों के, है ना। तो बिल्कुल। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। ये प्रश्न ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आप इसका सही जवाब लगाएंगे क्या, यजुर्वेद, ऑप्शन बी, है ना। ये गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। और देखो जो ऋग्वेद है ना, ये सबसे पुराना वेद है, ये भी आप याद रखना। सामवेद है, इसमें संगीत दिया गया है। अर्थवेद है, जादू टोना वशीकरण प्रेम विवाह, सब किसमें है, अर्थवेद में। ठीक है ना, याद रखना दोस्त। और संगीत का जनक सामवेद, गद्य व पद्य यजुर्वेद, सबसे पुराना ऋग्वेद, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, बताओ कितने मंडल हैं ऋग्वेद में। और देखो यहाँ पे दिया है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कितना होता है। देखो ये प्रश्न ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब बीमार हो जाते डॉक्टर के पास जाते, उंगली में ना एक वो जैसे हम लोगों का स्टेपलर होता है ना, स्टेपलर होता है ना, वैसे ही एक होता है, उसे पहना देते हैं, ऑक्सोमीटर, है ना। तो बताओ वो जो होता है
वो आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है। तो उसमें आपकी क्या रीडिंग होनी चाहिए जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर सही होता है। मतलब कहने का है कि यहाँ पे याद रखना कम से कम 95 और बाद बाकी आपका 100% होना चाहिए ऑक्सीजन लेवल, ठीक है ना। अगर 95 से कम है ना तो समझ जाना कि बॉडी में ना कोई दिक्कत है, बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो याद रखना भैया वो होता है पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है ना, उससे नापा जाता है। तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है प्रमुख कुंभ स्थल नासिक किस राज्य में स्थित है। नासिक किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे। याद रखना भैया ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और नासिक पता है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मैंने कई बार आपको बताया है। कौन सी? गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है ना। तो गोदावरी के किनारे स्थित है, याद रखना। और देखो कुंभ जो है ना ये भारत में कितनी जगह लगता है? 4 जगह लगता है। कौन कौन सी जगह बताओ। एक तो आपका ये नासिक हो ही जाएगा, ठीक है ना, नासिक तो आपका हो ही गया। उत्तराखंड के कहाँ पर? हरिद्वार में, है ना, उत्तराखंड के हरिद्वार में। बताओ मध्य प्रदेश के कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश के कहाँ? तो याद रखना उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में, है ना। उज्जैन वो नदी है, उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। देखो याद आ गया मुझे समय पे, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है ना। तो उज्जैन में लगता है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश बचा है। उत्तर प्रदेश में अभी लगने वाला है ये जो कुंभ है। कुंभ कितने वर्षों बाद होता है? 12 वर्ष बाद आता है ना। उत्तर प्रदेश में किस जगह कुंभ होने वाला है ये आज आपके लिए HW एक और रहेगा, ठीक है ना। बताना कमेंट बॉक्स में। 3 मैंने बता दिए, ठीक है ना, नासिक, उज्जैन और आपका हरिद्वार। बाद बाकी जो एक बचा वो आप बताओगे। यहाँ पे दिया है निम्न में से अमेरिका की खोज किसने की थी। बताओ भैया निम्नलिखित में से अमेरिका की खोज किसने करी थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना भैया वो करी थी कोलंबस ने। किसने करी थी? कोलंबस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब करी थी? तो याद रखना 1492 में करी थी, है ना। और वास्को डी गामा ने किसकी खोज करी थी? सॉरी, भारत की करी थी। कब करी थी? 1498 में, है ना। तो ये भी याद रख। सॉरी, कापरनिकस ने बताओ किसकी खोज करी थी? कापरनिकस ने सौर मंडल की खोज करी थी, है ना, सौर मंडल की। कब? 1540 में। कब करी थी? 1540 में। और इधर हमारे यहाँ 1540 में क्या हो रहा था? कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, है ना। हम लोग ये युद्ध वगैरह लड़ रहे थे और ये लोग खोज वगैरह कर रहे थे। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न में। मध्य प्रदेश राज्य का गठन वर्ष निम्न में से क्या है। बताओ मध्य प्रदेश राज्य का गठन वर्ष निम्न में से क्या है। तो आप क्या बताओगे दोस्त। देखो ये जो राज्य गठन वर्ष है ना, याद रखना दोस्त पूछे जाएंगे। ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पे देखो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और 1 नवंबर 1966 को अगर आपने टिक किया था तो याद रखना भैया हरियाणा HR, ठीक है ना, HR लिख देता हूँ। तो हरियाणा का हुआ था। 1 दिसंबर 1963 को किसका हुआ था? 1 नवंबर 1963 को। तो भैया यहाँ पे पता है, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे दिसंबर लिखा था, मैं गलत पढ़ रहा हूँ, है ना, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। नागालैंड का हुआ था, है ना। तो ये भी आप याद रखोगे। और चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न पे। 1 किलोवाट घंटा कितने कैलोरी के बराबर होता है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। बताओ भाई 1 किलोवाट घंटा कितने किलो कैलोरी के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। वैसे आपको लिखा हुआ मिल सकता है 860 किलो कैलोरी, है ना, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो 860 देख के ना आपको समझ आ गया होगा कि भैया ऑप्शन ए ही यहाँ पे क्या होगा? सही जवाब होगा, है ना। तो 860 किलो कैलोरी ऐसे भी याद रखना। और दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा 859.845 किलो कैलोरी, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे उम्मीद है। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहो तो डायरेक्ट चैनल को खोल लेना। तो ऐसा ये लिख के आ रहा होगा 6K लगभग ऐसे सब्सक्राइबर लिख के आ रहा ना, ऐसा ये बना होगा। जब क्लास को देख रहे हो तो इसी पे क्लिक कर देना, पूरा पेज खुलेगा,
पूरा पेज खुलेगा, ऐसा आइकन होगा, यहाँ लिखा होगा जीके जीएस क्यूज, यहाँ लिखा होगा देशी फ्रॉम गांव वाला, यहाँ एक टी करके लिंक लगा होगा, लिखा होगा वन मोर लिंक, इसी पे क्लिक कर देना है। करोगे तो एक टेलीग्राम और एक मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना यार, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। लगभग पता है आपको, लगभग 600 बंदे पीडीएफ ले रहे हैं, 600 बंदों ने ज्वाइन कर रखा है। और मेरा जो इंस्टाग्राम है उसे अगर चाहो तो फॉलो कर लेना मुझे, मैं फॉलो बैक भी आपको कर दूंगा। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी छोटे भाई बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।